पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान हाई कोर्ट में अपने कई मामलों में जमानत के लिए पहुंचे थे। यहां से उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें फौज के एक आला अफसर के खिलाफ बयानबाजी की वजह से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इमरान ने हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान की पार्टी PTI पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है और गिरफ्तारी से पहले इमरान खान हाईकोर्ट जाने से पहले उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब उनका ये ट्वीट वायरल हो रहा है। ये जो सारे बादशाह बनी हुई है, ये जो पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। तो पाकिस्तान में हुए ताज़ा डेवलपमेंट पर हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के किसी वरिष्ठ पत्रकार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद कांग्रेस में सियासी तूफान आ गया है। गहलोत ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर हमला बोला तो सचिन पायलट ने गहलोत पर पलटवार कर दिया। पायलट ने कहा कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। पायलट ने गहलोत पर आरोप लगाया कि जब जब वो वसुंधरा राजे के काल में करप्शन की बात करते हैं तो उन्हें जवाब नहीं मिलता। इसलिए अब उन्होंने 11 मई को अजमेर से संघर्ष यात्रा निकालने का फैसला लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। इधर कर्नाटक में मतदान से एक दिन पहले हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद हो गया। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के विरोध में बंगलुरु में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। इसे बंद करवाने पहुंचे निर्वाचन आयोग की टीम से कार्यकर्ताओं की तनातनी हो गई। बजरंग दल के सदस्यों का कहना था कि वो सीरिया या पाकिस्तान में नहीं है जो उन्हें पूजा करने से रोका जा रहा है। हालांकि बाद में चुनाव आयोग की टीम ने पूजा पाठ को रुकवा भी दिया। टारगेट किया जा रहा है, हर राम भक्त पर, हर हनुमान भक्त पर टारगेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस क्या चाह रही है? आज भगवान की पूजा भी ना करे, इसको क्या पाकिस्तान बनाना चाह रही है या इसको तालिबान बनाना चाह रही है, जहाँ पे हम पूजा भी ना कर सके? तो ये कैसा कानून है? मेरे को तो ये कानून समझ में नहीं आ रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया। यहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोला। पुतिन ने कहा कि दुनिया इस समय एक टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रूस के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन का यह भाषण यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के भाषण के बाद आया है, जहाँ जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा है कि जिस तरह से नाजीवाद का अंत हुआ है उसी तरह से रूस को भी खत्म किया जाएगा। और अब बात करते हैं बाजार की। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। बाजार आखिरी घंटे में ऊंचाई से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। आज सबसे ज्यादा तेजी ऑटो शेयरों में रही। बैंकिंग, रियल्टी, मेटल शेयरों में ऊपरी स्तर से बिकवाली देखने को मिली। और बाजार का पूरा हाल समझते सुमित मेहरोत्रा से। बताए सुमित, सबसे पहले आज हाईलाइट्स क्या रही?
देखिए फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो मार्केट्स में आज फर्स्ट हाफ तो बढ़िया तेजी में था, लेकिन धीरे धीरे फिजल आउट हुई तेजी और लास्ट आवर तक आते आते सेल ऑफ और बिल्कुल फ्लैट जाकर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी तो आज सेलेक्टिव आईटी में यानी कि मिड कैप आईटी में नंबर्स के बाद मूव था। लास्ट आवर में टीसीएस में स्पाइक था जिसने कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट किया। शुरुआती हाफ में रिलायंस सपोर्ट कर रहा था, कुछ बैंक्स की तरफ से सपोर्ट था, एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। तो अदरवाइज एक मिक्स एंड मैच मार्केट्स में देखने को मिला फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के मद्देनजर। बिकवाली रही ऊपरी स्तरों से बाजार में और फ्लैट जाकर बिल्कुल इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर था, इनफैक्ट कैश मार्केट शेयर में तो काफी ज्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। सेलेक्टिव स्टॉक्स में कुछ फार्मा शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, कुछ आईटी शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थी रेलवेज में, पीएसयूज में, जहां पर कुछ हद तक बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो सुमित, इंडेक्स तो फ्लैट रहे लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कमाया और सबसे ज्यादा गंवाया किसने? देखिए पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है नाम फार्मा में से डिवीस लैब का। अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली और टॉप गेनर में शुमार हुआ, 3% का स्पाइक। कोल इंडिया 1.5% ऊपर, रिलायंस माफ कीजिएगा टीसीएस आखिरी आवर में करीब 1% के आसपास तेजी में गया। एक्सिस बैंक 1% ऊपर रहा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज यूपीएल नंबर्स के बाद करीब 3% का प्रेशर, आईटीसी 2% नीचे, एसबीआई 2% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 1.5% के आसपास ही बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में एफएसएल नंबर्स के बाद बिरला सॉफ्ट के पूरा स्पेस तेजी में आ गया। महानगर गैस नंबर्स के बाद 8% ऊपर, बिरला सॉफ्ट नंबर्स के बाद 7% ऊपर और टाटा कम्युनिकेशन 1300 रुपए के लेवल्स पे आज क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लोअर सर्किट, नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, अपार इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद तेज बिकवाली 15% के आसपास की, इंडियन बैंक करीब 6% और पूरा रेलवे स्पेस टूटा तो आईआरएफसी भी करीब 6% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज हैवी कार्नेज था, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का कहना है कि इस वक्त रिटेल निवेशकों को एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बाजार कैसा भी हो, लंबी अवधि में रिटेल निवेशकों के लिए रिस्क कम होता है और ऐसा पैसा भी बनता है। रिटेल निवेशकों से सिर्फ यही गुजारिश होगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखे, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को देखें और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहे। कल मार्केट कहाँ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, बट ये कहना उचित होगा कि एक रेगुलर इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मार्केट में भी पैसा बनाएगा। मैनकाइंड फार्मा की शानदार लिस्टिंग हुई। शेयर 20% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद शेयर 32% उछाल के साथ बंद हुआ। शानदार लिस्टिंग पर कंपनी के चेयरमैन रमेश जुनेजा ने हमसे बातचीत में कहा कि घरेलू मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर्स पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी कंपनी काम करती रहेगी। ठीक है, अच्छा लगता है, किसी को मार्केट कैप बढ़ने से अच्छा तो लगता ही है और कोशिशों की पूरी इससे आगे ही बढ़े, कम ना हो, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो पर्टिकुलर रिटेल इन्वेस्टर्स उनको काफ़ी फायदा होना चाहिए। क्रेडिट स्विस, सिलिकॉन वैली बैंक जैसे जोखिम से भारतीय बैंक कोसों दूर है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक के स्ट्रेस टेस्ट में कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ। क्या था ये टेस्ट और क्या रहा नतीजा, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक हो या फिर क्रेडिट स्विस हो, वैसा जोखिम भारतीय बैंकों में बिल्कुल भी नहीं है, ना तो दूर दूर तक इसके कोई आशंका दिख रही है। ये कहना है रिजर्व बैंक का। दरअसल फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स यानी एफएसडीसी की जो कल बैठक हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री भी मौजूद थी, वहां पर रिजर्व बैंक ने ये बातें कही। रिजर्व बैंक ने इस बैठक के दौरान ये कहा कि जब ये सिलिकॉन वैली बैंक का या फिर क्रेडिट स्विस का मामला सामने आया, उसके बाद रिजर्व बैंक ने भारत के बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट किया। उस स्ट्रेस टेस्ट में सभी बैंक पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए, कहीं कोई बैंक फेल नहीं हुआ। स्ट्रेस टेस्ट में यह भी देखा गया कि 300 बेसिस पॉइंट तक यील्ड में बदलाव कर देने के बावजूद क्या असर पड़ता है बैंकों के कैश रिजर्व पर। तो देखा है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तक बैंकों की स्थिति बनी हुई है। 300 बेसिस पॉइंट तक का आप अगर यील्ड में बदलाव करते हैं तब भी, जबकि इसकी संभावना दूर तक नहीं दिखती है। इस टेस्ट में भी बैंक पास कर गए। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट रेट के मामले पर जो रिस्क रेट है उसका भी आकलन किया गया, वहां भी भारतीय बैंक पूरी तरह से दुरुस्त
पाए गए। STM यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी के टेन्योर के हिसाब से भी स्ट्रेस टेस्ट किया गया, यहाँ भी भारतीय बैंक दुरुस्त पाए गए। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि ये टेस्ट भले ही भारतीय बैंक पास कर गए हों, लेकिन एहतियात के तौर पर रिजर्व बैंक लगातार नजर बनाए हुए टॉप के जो बैंक हैं उनसे लगातार संपर्क में है। हर पैमाने पर उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे जानकारी ली जाती है। टॉप के जो 100 NBFCs हैं उनसे भी एक एक करके बातचीत की जाती है कि उनकी हालत कैसी है, उनका कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो कैसा है, इंटरेस्ट रेट पे रिस्क कैसा है, सारी बातचीत की जाती है ताकि कहीं कोई आशंका दिखे तो तुरंत कदम उठाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो बैंकिंग संकट दूसरे देशों में, विकसित देशों में, US में दिख रहा है, वैसा कोई संकट भारतीय बैंकिंग सेक्टर में आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, ऐसा रिजर्व बैंक का मानना है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ, और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। पेट्रोलियम मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने की सिफारिश की है। यही नहीं, कमेटी ने धीरे धीरे डीजल, बस और पेट्रोल से चलने वाले 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स को भी हटाने की सिफारिश की है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक बता रहे हैं कि कमेटी की सिफारिशें क्या हैं। बिल्कुल, देखिए, पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसे द ग्रीन शिफ्ट कहा गया है, इसमें साफ तौर पर बताया गया किस तरह से हम फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और उसमें सबसे जो बड़ी सिफारिश ये की गई है कि 2027 तक जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं वहां से डीजल गाड़ियों को चलाने पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगले 10 सालों में जो सिटी बस जो डीजल से चलती हैं उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2034 तक जितने भी इंटरनल कंबंसन यानी कि जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो कि पेट्रोल से चलते हैं उनको भी धीरे धीरे फेज आउट करके खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो शहरों के अंदर जो भी कमर्शियल डिलीवरी होती है या जो सामानों की ढुलाई होती है उनमें टोटल ही अगले साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार को जो सिफारिश दी गई है उसमें यह बताया गया है कि जो डीजल, खासतौर से जिसे डर्टी फ्यूल बोलते हैं, उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये तमाम सिफारिश जो है सरकार को भेजी गई है, इसमें भी बताया गया है कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ गैस, CNG को किस तरह से देश में स्टोर कर सकते हैं। बताया गया है कि 2 महीने तक की कैपेसिटी वाला एक गैस स्टोरेज देश में बनाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक और गैस व्हीकल देश में चले, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। ये तमाम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। और जो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान आया उसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि ये रिपोर्ट हमें मिली है लेकिन इसको सरकार ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। तो कुल मिलाकर सरकार अब इस पे आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये अब देखने वाली बात होगी। इधर BSNL भी जल्द ही 4G सेवा रोल आउट करने जा रहा है। अब तक 25,000 साइट्स को चिन्हित किया जा चुका है। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेलीकॉम देवू सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। BSNL की 4G सर्विसेज का काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। कब तक 4G सर्विसेज हम BSNL की आती देख सकते हैं? देखिए, हम ये ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि काफ़ी समय लेट भी हुआ है। लेट होने का कारण भी आप जानते हैं कि जब हम इंडिजिनस 4G की बात कर रहे थे तब ये थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आज हम
4G रेडी कर लिए हैं और हमने साइट भी आइडेंटिफाई किया है। यहाँ तक कि सर्वे हो गया, लैंड का सब परमिशन भी मिल गया है। हर तरीके से हर स्टेट इसमें काम कर रहा है। मोर देन 25,000 के आसपास हम इसमें साइट्स 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट जो हमारा है उसमें हम मिलकर काम भी कर रहे हैं स्टेट के साथ। सर, इसके अलावा ONDC आ रहा है, उसके साथ लॉजिस्टिक पार्टनर करेगा। न्यू पोस्ट किस तरह से आपका प्लान किया है आप लोगों ने? देखिए, जैसे ONDC है उसी को ही एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह हम काम कर देने में सक्षम। आज हमने आपको इतना इम्प्रूव किया है। इंडिजीनियस भारत का ये पोर्टल और लोकल ऑनलाइन पोर्टल पहले कभी नहीं था इतना सक्षम पोर्टल जो हमने बनाया है, जो ऑनलाइन पोर्टल रहेगा। फेम 2 सब्सिडी में गड़बड़ी के बाद सरकार और सख्त हो गई है। सरकार ने कंपनियों की सब्सिडी रोकी और साथ ही कंपनियों की सब्सिडी वापस लेने का आदेश भी जारी किया है। कंपनियां अब इससे बचने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्या एक्शन हुआ? जी, दो तरह की कंपनियां हैं जिन पर सरकार की फेम सब्सिडी में हुई गड़बड़ी की जांच पूरी होने का असर आ रहा है। सबसे पहले तो वे कंपनियां जिनसे सरकार सब्सिडी वापस लेने की बात कर रही है, मसलन हीरो इलेक्ट्रिक या ओकिनावा जैसी कंपनियां, इनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। फिलहाल जो सूत्र हमें बता रहे हैं, ये कंपनियां कानूनी रास्ता अपना सकती है और जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जो आदेश है सब्सिडी वापस लेने का, उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। दूसरी तरफ इन कंपनियों ने फिलहाल अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर दिया है और जो एक और दूसरा बिजनेस प्लान बना रही है बिना सब्सिडी के 2 व्हीलर को लॉन्च करने की, लेकिन वो जो है उससे जो कीमत है वो थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की। दूसरी तरफ एक और जो ऑप्शन है इन कंपनियों की तरफ से सरकार को जा सकता है वो है कि एक निश्चित राशि पेनल्टी के रूप में ये कंपनियां सरकार को दे दे और जो बाकी की सब्सिडी है वो सरकार इन्हें रिलीज कर दे। इस प्रस्ताव पर भी काम हो रहा है। वही दूसरी तरफ वे कंपनियां हैं जिन्हें काफ़ी राहत मिलने जा रही है, जैसे कि ओला, एथर, TVS या फिर जो बाकी कंपनियां हैं, विडा है, ऐसी कंपनियों के लिए अगले कुछ दिनों में सरकार करीब 800 करोड़ की सब्सिडी रिलीज करने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप था मिस प्राइसिंग का था, तो इन्होंने अब उपभोक्ता को जो है रिम्बर्स करना शुरू कर दिया है। जो अतिरिक्त चार्ज उन्होंने लिया गया था उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया है कि वे करीब 800 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज करेंगी और अगले कुछ दिनों में ये इन कंपनियों को डिस्बर्स कर दिया जाएगा। शुक्रिया रोहन। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज सुबह एक बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। डोंगरगांव और दसंगा के बीच बोराड नदी के पुल से बस 50 फीट नीचे जा गिरी। हादसे का कारण बस का तेज रफ्तार में अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। बस खरगोन के बेजापुर से इंदौर की ओर जा रही थी। बस में 50 से 60 लोग सवार थे। मृतकों में 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। 30 से अधिक घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।